फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी क्या है हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। सेकंड यूनिट के हमने क्या है अपने जो 5 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने किया कि व्यक्तिक वेदों के निर्धारक। उसके अंदर मैंने आपको अलग अलग पॉइंट क्लियर करवाए, जैसे वातावरण, वंशानुक्रम, जाति प्रजाति और राष्ट्र, शिक्षा, बुद्धि, जिसके अंदर क्या है हमने अलग अलग अपने पॉइंट क्लियर किए। आज लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम अपना अगला टॉपिक जो क्लियर करेंगे कि व्यक्तिक वेदों के संदर्भ में शैक्षणिक कार्यक्रमों का संगठन व शैक्षिक निहितार्थ। जैसे मैं आपको स्टूडेंट एक बार फिर बता दूं कि व्यक्तिक वेद इंडिविजुअल डिफरेंस किसे कहा जाता है। जब दो लोगों के अंदर, दो बालकों के अंदर, दो व्यक्तियों के अंदर हमें अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, उसे क्या हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। चाहे वो शारीरिक दृष्टि से हमें उनका स्वभाव, रुचि, त्वचा का रंग, बालों का रंग, चाहे कोई भी विभिन्नता है शारीरिक पक्ष से संबंधित, हम दूसरी तरफ ले सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि दृष्टि से भी दो लोगों के अंदर कोई हमें विभिन्नता देखने को नजर आती है, उसे क्या हम इंडिविजुअल डिफरेंस बोल सकते हैं। आज जो हम अपना टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि व्यक्तिक वेदों के संदर्भ में शैक्षणिक कार्यक्रमों का संगठन व शैक्षिक निहितार्थ। तो मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट कि आप अपना कोई भी टॉपिक क्लियर करते हो, आप अपना कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, तो उसमें क्या है आप अपने टॉपिक से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ पॉइंट लिखोगे, कुछ लाइनें आप क्लियर करोगे। तो आज जैसे हमारा जो टॉपिक है कि व्यक्तिक वेदों के संदर्भ में शैक्षणिक कार्यक्रमों का संगठन व शैक्षिक निहितार्थ, तो इसी से रिगार्डिंग हम इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, परिचय के अंदर इसी से रिगार्डिंग कुछ लाइनें मैं आपको बताती हूँ जो आपने क्या है राइट करते टाइम लिखनी है कि मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार शिक्षा का आधार बिंदु बालक होता है, इसलिए जो भी बच्चे को शिक्षा दी जाए वो बच्चों के अनुरूप ही होनी चाहिए, क्योंकि जो आज के टाइम में शिक्षा का जो आधार बिंदु है वो क्या है, बालक है। तो जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है। प्रत्येक बालक किसी न किसी दृष्टि से एक दूसरे से क्या है वो भिन्न होता है, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से लगा लो आप, चाहे मानसिक संवेदनात्मक, चाहे आप सामाजिक पक्ष के हिसाब से एक बालक क्या है दूसरे बालक से भिन्न होता है। तो इसी संदर्भ को ध्यान में रखकर, इन चीजों को ध्यान में रखकर क्या है बच्चे को बच्चे के हिसाब से ही शिक्षा देनी चाहिए। तो इसी से रिगार्डिंग क्रो ने एक डेफिनेशन दी है, मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि हमें व्यक्तियों को पढ़ाना है न कि व्यक्तियों के पूरे समूह को, इस कारण विद्यालय का यह कर्तव्य बनता है कि अपने बजट, अध्यापकों व कर्मचारीगण व पाठ्यक्रम संबंधी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वह दूसरों से कितना ही भिन्न क्यों ना हो, विद्या अर्जन करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये किसने कहा है, क्रो ने, कि क्योंकि हमें व्यक्तियों को पढ़ाना है न कि व्यक्तियों के पूरे समूह को। तो एक विद्यालय है, एक स्कूल है, उसका कर्तव्य बनता है कि वह उन सीमाओं को, किन सीमाओं को, अध्यापकों, कर्मचारीगण व पाठ्यक्रम संबंधी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह दूसरों से कितना भी भिन्न क्यों ना हो, विद्या अर्जन करने का अवसर प्रदान करने के अवसर देने चाहिए। तो स्टूडेंट जो एक टीचर एक विद्यार्थी को ज्ञान देते टाइम, नॉलेज देते टाइम किन बातों को ध्यान में रखकर उसका पूरा लाभ उठा सकता है व्यक्तिक वेदों के हिसाब से। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हम बात करते हैं कि व्यक्तिक वेदों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों को निम्न प्रकार से संगठित करके या वेद संबंधी अपने ज्ञान का लाभ उठा सकता है। तो हम
स्टूडेंट इनको जो इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो विद्यार्थियों को शिक्षा देते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं और हम इसे क्या है नियमित बिंदुओं के द्वारा ही एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि कक्षा का सीमित आकार। फर्स्ट पॉइंट है कक्षा का सीमित आकार। अब बात आती है कि कक्षा का सीमित आकार कैसे, कि एक कक्षा के अंदर क्या है, मान लो 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें क्या है सारे जो विद्यार्थी हैं एक समान नहीं है। तो 10 विद्यार्थी इंटेलिजेंट हैं, 5 विद्यार्थी मंदबुद्धि के हैं और 5 विद्यार्थी क्या है सामान्य बुद्धि के हैं। तो इसमें क्या है बालक सभी जो अपना अध्यापक है, जो अपना शिक्षक है, वो सभी विद्यार्थियों की तरफ इतनी संख्या में जो विद्यार्थी हैं कक्षा के अंदर वो सभी की तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएगा। वो क्या है कंटिन्यूटी में बढ़ाता जाएगा। अब कक्षा का सीमित आकार ही नहीं है, 40 स्टूडेंटों की क्लास है, अगर वही क्लास 20 स्टूडेंटों की होती तो जो है शिक्षक के दृष्टिकोण में हर विद्यार्थी की अलग अलग आईक्यू के हिसाब से कि बच्चा कौन कितना पानी में है, ये सारी चीजें एक टीचर के दिमाग में होती। अब 40 स्टूडेंट की क्लास है तो वो क्या है प्रॉपर अपना काम करवाता जाएगा, लेकिन शारीरिक दृष्टि से या उनकी मानसिक दृष्टि से उन्हें कैसा ज्ञान देना चाहिए ये चीज क्या है अध्यापक के को एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इससे वो क्या है जो उनकी सामने समस्याएं रही हैं तो वो उनका एक अच्छे से उपचार नहीं कर पाएगा। इसलिए क्योंकि आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसका मुख्य आधार बिंदु क्या है बालक ही है, बालकों के रूप ही बच्चों को क्या है शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो अगर अच्छे से बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है, उनकी समस्याओं का अच्छे से निदान और उपचार करना है, तो जो कक्षा का आकार है वो एक सीमित मात्रा के अंदर होना चाहिए। कक्षा का आकार सीमित आकार के ही जो कक्षा का आकार सीमित आकार के अंदर ही होना चाहिए। एक शिक्षक को कितना लग सकता है कि मेरी कक्षा का आकार है जो कि 40 की जगह पर 20-25 स्टूडेंट होने चाहिए, ताकि मैं हर स्टूडेंट की समस्या का जो है अपने सामने रख सकूं और उनका और निदान और उपचार सही टाइम पे मैं कर सकूं। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर है कि कक्षा का अनुभागों में विभाजन। अब बात आती है कक्षा का अनुभागों में विभाजन। अब बात आती है अनुभाग मीन्स जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं सेक्शन। सेक्शन तो कक्षा का अनुभागों में विभाजन। एक ही कक्षा के छात्रों की संख्या अधिक होने पर अध्यापक छात्रों को व्यक्तिगत वेद के आधार पर सजातीय समूहों में विभाजित कर सकता है। तो विशेष जातीय समूहों के लिए क्या है अलग अलग अनुभाग होने बहुत जरूरी है, अलग अलग सेक्शन होने बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि जो अनुभाग सेक्शन है कि कक्षा क ख ग जैसे ABC हम अलग अलग सेक्शन का नाम दे देते हैं, उसी हिसाब से सेक्शन डिवाइड कर देने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक कक्षा के अंदर सारे हमें इंटेलिजेंट बालक मिले। हमें वहाँ पे क्या है बुद्धिमान बालक, सामान्य बालक और क्या है मूर्ख प्रवृत्ति के बालक भी मिल सकते हैं। एक टीचर को अध्यापकों को अच्छी तरह से स्टडी करवाने के लिए, अच्छी तरह से उनकी समस्या जानने के लिए, ताकि उनका जो कक्षा का अनुभागों में ही विभाजित कर दिया जाना चाहिए। यदि इन अनुभागों का विभाजन छात्रों की मानसिक योग्यताओं और अन्य विशेषताओं अथवा व्यक्तिगत वेदों के आधार पर कर दिया जाए तो छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं व कौशलों का उचित विकास हो सकता है। अब बात आती है कि जो कक्षा का विभाजन है वो अनुभाग के आधार पर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन के अंदर इंटेलिजेंट बालक हो, दूसरे सेक्शन के अंदर क्या है सामान्य बालक हो, तीसरे सेक्शन के अंदर क्या है मंदबुद्धि बालक हो। तो मिक्स स्टूडेंट करके ही इंटेलिजेंट के साथ कुछ मंदबुद्धि के बालक भी होने चाहिए, कुछ क्या है सामान्य बुद्धि के बालक भी होने चाहिए। तो इसके हिसाब से ही क्या है कक्षा का विभाजन होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट के अंदर जो कौशल है, जो योग्यताएं हैं, जो स्किल है, उनका उच्च तरह से विकास
हो सके। थर्ड पॉइंट है पाठ्यक्रम में विविधता। पाठ्यक्रम में विविधता। अब पाठ्यक्रम में विविधता कैसे देखिए आप कि कोई भी बालक अपनी योग्यताओं, क्षमताओं व विशेषताओं के आधार पर किसी अन्य बालक से अलग होता है। कोई भी दो बालक हैं हमें एक जैसे देखने को नहीं मिलते, चाहे वो शारीरिक रूप से है चाहे वो मानसिक रूप से है। हमें एक बालक दूसरे बालक से अलग देखने को मिलता है। अब पाठ्यक्रम की बात आ रही है कि एक बच्चा क्या है इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ना अपने आप को ज़्यादा सूटेबल महसूस करता है, दूसरा क्या है हिंदी मीडियम के हिसाब से पढ़ना पसंद करता है, तीसरा क्या है पंजाबी मीडियम के हिसाब से पढ़ना पसंद करता है। तो जो पाठ्यक्रम के अंदर लचीलापन होना चाहिए, फिक्स अप हर चीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चों को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं के हिसाब से पाठ्यक्रम की सिलेक्शन की जा सके, पाठ्यक्रम को चुना जा सके। तो पाठ्यक्रम का विभाजन विभिन्न विषयों के हिसाब से इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अधिकतर छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सके। अब रुचि के अनुसार ही क्या है विषय का चयन होएगा अगर उसके अंदर लचीलापन होएगा, क्योंकि आज का जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है बालक को मद्देनजर रखकर ही क्या है शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे का क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम का चयन स्टूडेंट की रुचि के हिसाब से किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। अब बात आ रही है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कैसे। स्टूडेंट देखिए कि बालक का विकास है जो मानते हम कि स्टडी के हिसाब से ही होएगा, लेकिन शिक्षा का व्यापक उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य बालक का मानसिक विकास इप्तु मानसिक विकास के जो साथ साथ इप्तु अन्य पक्षों का विकास करना भी है। अब हम बात करते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, कि बच्चे का मानसिक विकास करने के साथ साथ बच्चे के अन्य पक्षों का भी विकास हो सके। तो वो अन्य पक्षों का विकास कैसे हो सकता है? बच्चे को स्टडी के साथ साथ अन्य पाठ्य संबंधी सहगामी क्रियाएं करवानी चाहिए। जैसे बच्चे को खेलने के अवसर, अगर बच्चे का स्टडी के अलावा नृत्य के अंदर, संगीत के अंदर रुचि है तो उन्हें इन खेलों के अंदर इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करके बच्चे को आगे बढ़ने के लिए तत्पर करना चाहिए, ताकि बच्चा संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से अपने कैरियर का चुनाव अच्छे से कर सके। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियां। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां मीन्स टीचिंग मेथड। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां बात आती है। अब मैंने पहले भी पॉइंट के अंदर आपको क्लियर करवाया थी कि अगर टीचर अपने हिसाब से टीचिंग करवा रहा है, शिक्षण विधियों को लेकर चल रहा है, तो वो सभी के लिए इक्वल हो जाती है। एक कक्षा के अंदर बुद्धिमान बालक भी होते हैं, मंद बुद्धि बालक भी होते हैं, और क्या है सामान्य बुद्धि बालक भी होते हैं। कोई तो जो टीचर करवा रहा है वो बालक क्या है अच्छे से समझकर तेजी से बढ़ते हैं हर कार्य के अंदर। कुछ क्या है देखते रह जाते हैं, तो उन बालकों के अंदर क्या है इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं होती कि वो टीचर के द्वारा हर कार्य को करवाए, कि तीव्रता से, तेज गति से कर सके। तो टीचर का जो मुख्य उद्देश्य बनता है, मुख्य कार्य बनता है कि स्टूडेंट को ध्यान में रखकर ही अपना टीचिंग का जो मेथड है उसी हिसाब से अपनाए, कि उसने इंटेलिजेंट बालकों को कैसे शिक्षा जो किस तरीके से पढ़ाना है, और जो सामान्य और मंद बुद्धि बालक हैं उनको किस तरह से पढ़ाना है। तो ये भी एक टीचर का फर्ज बनता है
कि एक कक्षा के अंदर सारे बालक एक गति से सीखने वाले नहीं होते, उनको उनके तरीके के हिसाब से, ताकि जो भी टीचर के द्वारा जो भी समझाया जा रहा है वो अच्छे से कैच कर पाए, उनकी कैचिंग जो पावर है टीचर के हिसाब से अच्छे से क्या है एक गति के अंदर आ सके, जो भी टीचर के द्वारा जो भी किया गया कार्य है। अगला पॉइंट आता है अतिरिक्त कक्षाएं। 6th पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर अतिरिक्त कक्षाएं। अतिरिक्त कक्षाएं मीन्स अलग कक्षाओं को भी फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए कि किसी भी कक्षा के सभी बालकों को सीखने की गति एक समान नहीं होती। कुछ तो टीचर के द्वारा किए गए कार्य को क्या है जल्दी से सीखते हैं, तीव्र गति से सीखते हैं, कुछ उसी टीचर के द्वारा करवाए गए कार्य को धीरे धीरे से सीखते हैं। तो एक टीचर का, एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि जो मंद बुद्धि के बालक हैं, सामान्य बुद्धि के बालक हैं, उनको भी अलग कक्षाएं देकर, एक्स्ट्रा टाइम देकर उन्हें हर एंगल से शिक्षा प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत वेदों के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं कि एक कक्षा के जो बालक हैं सभी एक समान नहीं होते। टीचर के द्वारा जो भी कार्य करवाया जा रहा है वही कार्य उस 20 क्लास में से 20 स्टूडेंट की क्लास में से 10 स्टूडेंट तो अच्छे से कर रहे हैं और 10 स्टूडेंट क्या है उसे टाइम लगाकर कर रहे हैं, धीरे धीरे गति से कर रहे हैं। तो एक टीचर का कार्य बनता है, एक टीचर का उद्देश्य बनता है, उसका फर्ज बनता है कि उन्हें अलग कक्षाएं देकर भी उन्हें अच्छे से स्टडी करवाई जाए। अगला पॉइंट है निर्देशन व परामर्श। निर्देशन व परामर्श। अब निर्देशन व परामर्श की बात आती है कि अच्छी उन्हें गाइडलाइंस या काउंसलिंग कैसे दी जाए कि छात्रों के विभिन्न विषयों व व्यवसाय से विभिन्न रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं। विशेष तौर पर माध्यमिक शिक्षा के उपरांत छात्रों के समक्ष नियमों का चयन करने या किसी व्यवसायिक विषय हेतु व्यवसाय चुनाव करने संबंधी अनेक कठिनाइयां आती हैं। तो एक टीचर को, एक अध्यापक को पता होता है, क्योंकि वो जो बालक है उसका स्टूडेंट रह चुका होता है, उसको पता है कि एक टीचर को बालक से संबंधित हर जानकारी होती है उसके IQ के हिसाब से कि बच्चा किस लाइन में ज्यादा अच्छे से जा सकता है, जिससे वो क्या है अपना कैरियर का चुनाव करके अपनी जो लाइफ को सिक्योर कर सकता है। तो इस प्रकार क्या है एक अध्यापक ही पेरेंट्स से ज्यादा, एक अध्यापक ही उसे अच्छी गाइडलाइन दे सकता है, निर्देश में परामर्श दे सकता है कि आगे जाकर जो पूरी लाइफ आजीविका के साधन जो कमा सकता है वो कौन बता सकता है एक स्टूडेंट को, एक अध्यापक ही बता सकता है कि ये बच्चा इतने पानी में था, इस बच्चे की जो रुचि है, जो रुझान है इस चीज में है। तो अध्यापक एक बच्चे को अच्छी निर्देश में परामर्श देकर भी इन फ्यूचर क्या है शिक्षा से संबंधित उन्हें अच्छे कार्य की तरफ लेकर जाने में सहायक होता है। अगला पॉइंट है गृह कार्य। गृह कार्य, अब बात आती है कि गृह कार्य जो बच्चों को होमवर्क है, अब हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि जो होमवर्क है बच्चों को बच्चों के हिसाब से ही दिया जाए। अब मैं पहले भी अलग अलग पॉइंटों के अंदर क्लियर कर चुकी हूँ कि एक कक्षा के अंदर सारे जो बच्चे हैं एक समान नहीं होते, कुछ बालक है जो बुद्धिमान होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के, कुछ मंद बुद्धि के। तो टीचर कई बार क्या होता है सभी बालकों को ध्यान में रखते हुए एक जैसे ही गृह कार्य देना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो इंटेलिजेंट बालक है वो उस कार्य को अच्छे से कर लाते हैं या उसी टाइम भी कर सकते हैं। जो मंद बुद्धि और सामान्य बुद्धि वाले बालक हैं उनको क्या है टाइम लगता है हर कार्य करने के अंदर। तो एक टीचर का फर्ज बनता है कि जो प्रतिभाशील बालक हैं, जो बुद्धिमान बालक हैं, उनको अलग कार्य दिया जाए, जो सामान्य बुद्धि वाले बालक हैं, मंद बुद्धि वाले बालक हैं, उनको अलग कार्य दिया जाए। तो ये कार्य देने के अंदर भी एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के हिसाब से, बच्चों को मुख्य
नजर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि किस बच्चे को मैंने किस प्रकार का कार्य देना है, सभी बच्चों को एक जैसा गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। लिंग भेद के अनुसार, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। अब लिंग भेद के अनुसार शिक्षा कैसे, देखिए कि एक कक्षा के अंदर क्या है, लड़के लड़कियां होते हैं, ना तो वो लड़कियों की पूरी क्लास होती है और ना ही लड़कों की मिक्स होते हैं। तो एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि लड़कों को लड़के के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि उनका जो रुचि है, जो उनकी रुझान है, वो क्या है, अलग अलग होते हैं। तो लड़कों को लड़के के हिसाब से, लड़कियों को लड़कियों के हिसाब से हर कार्य को मद्देनजर रखते ही शिक्षा देनी चाहिए। उनकी मानसिक व कार्य कुशलता भी भिन्न भिन्न होती है। अध्यापक को प्रतिभाशील बालकों को कठिन व विस्तृत कार्य देना चाहिए। लड़कियों को क्या है, लड़कों और लड़कियों की रुचियों व सामान्य विशेषताओं के अनुरूप विषयों में विविधता लानी चाहिए, ताकि वे अपनी विशेषताओं व रुचियों के अनुरूप अलग अलग विषयों का चयन कर सकें। लड़कों का रुझान, जो रुचि, जो क्षमताएं, वो योग्यताएं हैं, वो लड़कियों की अपेक्षा अलग होती हैं। लड़कियों की क्या है, लड़कों की अपेक्षा अलग होती हैं। तो उनमें क्या है, प्राप्त अंतर हमें देखने को ही मिलता है। तो एक अध्यापक का फर्ज बनता है कि लिंग भेद के अनुसार की शिक्षा उन्हें टाइम टू टाइम देनी चाहिए। अगला पॉइंट है विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार बालकों की ओर ध्यान। 10th पॉइंट है इसके अंदर विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों की ओर ध्यान। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों की और ध्यान। अब स्टूडेंट, हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि एक कक्षा के अंदर जो सारे विद्यार्थी एक समान नहीं होते। कई विद्यार्थी शारीरिक रूप से पूरे क्या हष्ट-पुष्ट मजबूत होते हैं और कई विद्यार्थी हैं फिजिकल तौर पे, शारीरिक रूप से उनके अंदर हमें कोई ना कोई क्या कमी देखने को मिलती है। अब बात आती है कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों की ओर ध्यान, कि एक कक्षा के अंदर ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं जिनकी क्या है, नजर कमजोर है, और ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें सुनने के अंदर दिक्कत है, उच्चा सुनता हो। तो इन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर ही एक अध्यापक को शिक्षा देनी चाहिए। तो स्टूडेंट, उदाहरण के लिए इसके अंदर देखिए आप कि बालकों को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, बालकों की कक्षा में आगे बैठना जरूरी है। जो विशिष्ट बालक है, जिन बालकों को कम दिखाई देता है, कम सुनता है या कोई और प्रॉब्लम है, तो इनका क्या है, पीछे बैठने से ज्यादा आगे बैठना जरूरी है, ताकि जो भी टीचर के द्वारा जो भी कोई भी कार्य करवाया जा रहा है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो इन बातों का भी एक टीचर को, एक अध्यापक को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, आज हमने सेकंड यूनिट, जो हमारी यूनिट सेकंड चल रही है, लास्ट टॉपिक हमने क्लियर किया कि व्यक्तिगत भेदों के संदर्भ में शैक्षणिक कार्यक्रमों व संगठन, शैक्षणिक कार्यक्रमों का संगठन व शैक्षिक निखार। तो उसके अंदर पहले मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में आपको 5-7 लाइनें बताई कि कैसे आपने अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लिखना है। फिर बताया कि कक्षा का सीमित कार्य, कक्षा का अनुभागों में विभाजन, पाठ्यक्रम में विविधता और क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, शिक्षण विधियां, अतिरिक्त कक्षाएं, निर्देशन व परामर्श, गृह कार्य, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों की ओर ध्यान। तो स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है और जो हमारी यूनिट सेकंड है यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।